चार तरह से होते हैं। पहला है नॉर्मल रिटायरमेंट या इसको सुपरएन्यूएशन या अधिवर्षिता बोलते हैं, जो 60 साल के उम्र 60 साल की सेवा पूर्ण करने के बाद एम्प्लॉय को सेवानिवृत्ति दी जाती है। अब आती है मेडिकल इनवैलिडेशन। दूसरा है मेडिकल इनवैलिडेशन। अगर कोई एम्प्लॉय मेडिकली अनफिट होता है, जैसे ड्राइवर के लिए जो जिसमें हाई मेडिकली कैटेगरीज माना जाता है, अगर वो उसके लिए इनएलिजिबल हो जाता है मेडिकल ग्राउंड पर, तो अगर उसके लिए लोअर कैटेगरीज में अगर वो मेडिकली फिट नहीं है, लोअर कैटेगरीज के जो मेडिकली फिट नहीं है, तो उसे प्रशासन द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट में पोस्ट रिटायरमेंट दे दी जाती है। इसको बोलते हैं मेडिकली इनवैलिडेशन। और यह सेवा मतलब उसके छुट्टी में, मतलब अगर उसके छुट्टी जो उसके मेडिकली इनवैलिडेशन के बाद अगर किसी प्रकार की छुट्टी में है, मेडिकल पर है या और किसी प्रकार की छुट्टी पर है, तो उस छुट्टी के समाप्ति के बाद भी अगर उसे उस लेवल का जॉब नहीं प्रदान किया जाता है, तो उसे रिटायर कर दिया जाता है मेडिकल ग्राउंड पर। अब आता है तीसरा, आता है प्री मैच्योर रिटायरमेंट। तो इसमें किसी भी रेलवे पेंशनर को, रेलवे कर्मचारी को 60 साल की सेवा पूर्ण करने से पूर्व ही अगर प्रशासन या पब्लिक इंटरेस्ट में उसको रिटायर करना चाहती है, तो बाई ऑर्डर उसको रिटायर कर सकती है। ये हो गया प्री मैच्योर रिटायरमेंट, जिसमें वॉलंटरी रिटायरमेंट भी शामिल है। और प्री मैच्योर रिटायरमेंट में ही वॉलंटरी रिटायरमेंट है, एक तो बाई ऑर्डर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा है वॉलंटरी रिटायरमेंट अगर वो खुद अपनी इच्छा से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है। और जिसको VR बोलते हैं, VR, तो VR की सेवा, तो ये 3 महीने के नोटिस पर हम रिटायर करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन या 3 महीने के नोटिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो, या 3 महीने का नोटिस एम्प्लॉय की तरफ से हो, वो 3 महीने के नोटिस की समाप्ति के बाद तो आदमी रिटायर कर दिया जाता है। अच्छा, इसके लिए अब रिटायरमेंट के लिए VR के लिए मतलब कम से कम पहले 20 साल की सेवा चाहिए थी, और रेलवे सेवा चाहिए थी, और उसके साथ उसके रिटायरमेंट के बाद उसे 5 साल का उसके रिटायरमेंट के बाद उसे 5 साल का बेनिफिट दिया जाता था। लेकिन 1/1/2006 के बाद ये मैं VR की क्वालिफाइंग सर्विस VR के लिए 10 साल कर दी गई है, और जो 5 साल का वेटेज दिया जाता था उसे समाप्त कर दिया गया है। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द पेंशन। पेंशन कितने तरह के होते हैं, वो था रिटायरमेंट, काइंड ऑफ रिटायरमेंट। अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पेंशन। क्लासिफिकेशन ऑफ पेंशन में किसी भी पेंशनर का किसी भी रेलवे कर्मचारी का रिटायरमेंट के लिए 10 साल की सेवा अनिवार्य है। 1/1/2006 से पहले पेंशन पेंशन उसके 10 इमोलमेंट 10 महीने के इमोलमेंट और या 10 महीने के इमोलमेंट या लास्ट पे व्हिचएवर इज लेस इसके बेसिक पे का, ये इसके बेस पर पेंशन का निर्धारण होता था। लेकिन 1/1/2006 के बाद क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल की होनी चाहिए, और उसका लास्ट पे का 50% या 10 मंथ इमोलमेंट व्हिच इवन इज मोर
आप लोग मार्क करेंगे फिफ्थ पे कमीशन में विच ईवर इज लेस था, लेकिन यहाँ 10 साल की का एवरेज इनरोलमेंट, एवरेज बेसिक या 50% ऑफ द बेसिक विच ईवर इज मोर होता है। अब पेंशन कितने तरह के हैं? पेंशन 4 तरह के होते हैं, जिसमें सुपर एन्यूशन पेंशन, पहला है सुपर एन्यूशन पेंशनर 60 साल की सेवा पूरी करने के बाद जो पेंशन प्राप्त प्रदान की जाती है उसे सुपर एन्यूशन पेंशन कहते हैं। और यह पेंशन, और जो रेलवे में जो पेंशन सिस्टम है वह 16/11/57 से लागू हुआ। जो एम्प्लॉय 16/11/57 से रेलवे सेवा में ज्वाइन किए हैं और 1/1/2004 जब से मतलब एनपीएस लागू हुआ है, इस पीरियड के बीच में ज्वाइन करने वाले सभी रेल कर्मचारियों को पेंशन पेमेंट की सुविधा दी गई। तो इसी के अंतर्गत सुपर एन्यूशन 60 साल पूरा करने पर पेंशन दी जाती है। अब आता है रिटायरिंग पेंशन। तो रिटायरिंग पेंशन यह एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट में 55 साल, 30 साल या 55 साल की सेवा पूरी करने पर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उसे 3 महीने के नोटिस पर रिटायर किया जाता है, और इस संदर्भ में दिए जाने वाले पेंशन को हम रिटायरिंग पेंशन बोलते हैं। रिटायरिंग पेंशन अब इनवैलिड, इसके बाद आता है इनवैलिड पेंशन। अगर कोई पेंशनर, अगर कोई रेलवे एम्प्लॉय मेडिकली और फिजिकली अनफिट होता है, मतलब रेल सेवा जारी रखने के लिए, तो उसे इस स्थिति में उसे सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, या प्रशासन द्वारा किया जाता है, जो पब्लिक इंटरेस्ट में होता है। अब है, अगला है कॉम्पेंसेशन पेंशन। कॉम्पेंसेशन पेंशन में अगर कोई एम्प्लॉय किसी परमानेंट पोस्ट पर है और इस पोस्ट का एवोल्यूशन हो जाता है, उस पोस्ट की समाप्ति कर दी जाती है, तो और उसके लिए कोई सिमिलर इक्वल पोस्ट अगर अवेलेबल नहीं है, तो उसको प्रशासन द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट में रिटायर किया जाता है, और इस परिस्थिति में उसे दिया जाने वाला पेंशन कॉम्पेंसेशन पेंशन बोलते हैं। और पेंशन पेमेंट के लिए कम से कम 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस होना चाहिए। क्वालिफाइंग सर्विस का मतलब है कि जो हमारी टोटल सर्विस माइनस नॉन क्वालिफाइंग सर्विस इज इक्वल टू क्वालिफाइंग सर्विस। क्वालिफाइंग सर्विस, नॉन क्वालिफाइंग सर्विस वह लीव विदाउट पे हो सकता है, या सस्पेंशन पीरियड हो सकता है। इस तरह से जिसका पेमेंट पेंशनर को नहीं हुआ है, एम्प्लॉय को नहीं किया गया है, उसको माइनस करने के बाद जो सेवा बनती है उसको नेट क्वालिफाइंग सर्विस होती है। अब फैमिली पेंशन में किन किन को फैमिली पे अब आती है फैमिली पेंशन। पेंशनर के साथ साथ फैमिली पेंशन को पेंशन देने की व्यवस्था रेलवे में की गई है, जिसमें स्पाउस, पति या पत्नी हो, या फैमिली मेंबर हो। फैमिली मेंबर में
बच्ची हो, लड़का हो, लड़का हो सकता है, पुत्री पुत्र हो सकता है, पुत्री हो सकती है। अ, और मतलब अगर पिता इंडिपेंडेंट है, माँ इंडिपेंडेंट है, तो उनको भी पेंशन पेमेंट की व्यवस्था की गई है। फैमिली पेंशन में दो कैटेगरीज दिया गया है। इसमें पहले कैटेगरीज में स्पाउस आता है। स्पाउस का मतलब है अगर पति जॉब में है तो पत्नी को मिलेगा, और पत्नी अगर जॉब में है और उसका डेथ होता है तो पति को दिया जाएगा। यह पेंशनर या एम्प्लॉय के डेथ के बाद फैमिली को दिया जाता है। कैटेगरीज टू में आते हैं एम्प्लॉय के बच्चे। बच्चे में भी लड़की लड़का है हो या लड़की, तो लड़के के लिए 25 साल की सेवा, 25 साल का उम्र, या वो किसी जॉब ज्वाइन कर लेता है और अर्निंग शुरू करता है तो उसका पेंशन समाप्त हो जाएगा। और लड़की में जब तक वो शादी नहीं कर लेती है या फिर कोई जॉब ज्वाइन नहीं कर लेती है, किसी अर्निंग वाली पोस्ट पर नहीं चली जाती है, तब तक उसको पेंशन दिया जाता है। इसमें जो सबसे इल्डर इल्डर सन या डॉटर होंगे, पहले उनको पेंशन दिया जाएगा। जब वो 30 साल का 25 साल का एज अटेंड कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट उसके नीचे जो जस्ट छोटे छोटे जो है सन या डॉटर, उनको दिया जाएगा। और लड़की के केस में, और इसके बाद बीबो, अगर रेलवे कर्मचारी के डेथ के समय कोई लड़की अगर बीबो है तो उसे उसे भी फैमिली पेंशन की सुविधा दी गई है, और यह उसे लाइफ टाइम तक दी गई है। या तो वो शादी कर ले तो उसका पेंशन डिस्चार्ज हो जाएगा, या फिर डेथ हो जाएगा। फैमिली पेंशन दो दो तरह के होते हैं। इसमें एक होता है इन्हांस फैमिली पेंशन, और दूसरा होता है नॉर्मल फैमिली पेंशन। इन्हांस फैमिली पेंशन में एम्प्लॉय के डेथ के बाद उसको 10 साल तक पेंशन दिया जाता है, जो इक्विवेलेंट टू 50% ऑफ द बेसिक। बेसिक के 50% के इक्विवेलेंट होता है, और यह 10 साल तक दिया जाता है। 10 साल और अगर एम्प्लॉय सेवा में डेथ किया है तो 10 साल, और सेवा अगर वह सेवा से पहले रिटायर कर चुका है तो फैमिली पेंशन 57 साल उम्र, जैसे एम्प्लॉय के 57 साल उम्र पूरा करने तक, या फिर उसके उसके डेथ से 7 साल तक फैमिली पेंशन दिया जाता है। वीआर के केस में, जिसमें 60 साल से पहले लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो उस केस में उनके रिटायरमेंट के बाद डेथ से 7 साल या डेथ से 7 साल या 67 साल, विच ईवर इज अर्लियर, जो पहले आएगा उस तिथि तक फैमिली पेंशन मिलेगा। फिर अब बारी आती है नॉर्मल फैमिली पेंशन। नॉर्मल फैमिली पेंशन यह 30% बेसिक के 30% के बराबर होता है, इक्विवेलेंट होता है, और पेंशन 30% के बराबर होता है। और यह पेंशनर के जो हमने कंडीशन बताए हैं अलग अलग, स्पाउस है उसको डेथ तक, अगर लड़की है तो
तो उसके रीमैरेज या जॉब ज्वाइन करती है तो लड़का है तो जॉब ज्वाइन कर ले, या फिर 25 साल का से उम्र प्राप्त कर ले, विच वेरी अर्लियर, इस स्थिति में हम देते हैं। अब आती है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के समय हम पेंशनर को क्या क्या बेनिफिट देते हैं। रिटायरमेंट के समय हम पेंशनर को BCRG, लीव इनकेसमेंट, GIS और कम्यूटेशन की सुविधा प्रदान करते हैं। इसमें कम्यूटेशन हम रेलवे एम्प्लॉय को उसके बेसिक पेंशन का 40% तक पेंशन बेचने की सुविधा दी हुई है। 40 वो अपने बेसिक इमोलमेंट के 40% वैल्यूएशन को बेच सकते हैं। उसके बदले में उनको एक फैक्टर निर्धारित है, उस फैक्टर के अनुसार पेंशन का कम्युनिकेशन का पेमेंट होता है, जिसमें 61 साल, मतलब जैसे अगर कोई आदमी सुपर एनुएट कर रहा है, अब 60 साल की सेवा कर सुपर अधिवर्षिता पर रिटायर कर रहा है, तो उससे व्यक्ति के 61वें साल का उस व्यक्ति पर 61वें साल का फैक्टर लगेगा, जिसका वैल्यू 8.194 होता है। इसका एनुअल वैल्यू निकालते हैं, इसको 12 से गुना करके 98.33 आता है, 98.33। और इसको जो हमारा 40% जो उसके बेसिक का वैल्यूएशन आता है उससे मल्टीप्लाई करके हम कम्युनिकेशन का वैल्यू निकालते हैं, उसके हिसाब से उसका भुगतान रिटायरिंग एम्प्लॉय को करते हैं। यह कम्युनिकेशन मंथ बाय इंस्टॉलमेंट में एम्प्लॉय से रिटायरमेंट के बाद पेंशन से डिडक्ट होता है, और यह डिडक्शन 15 साल तक चलता है। 15 साल के बाद जो 40% अमाउंट जो उसने बेचा था वो रिस्टोर हो जाता है। रिस्टोर का मतलब है कि फिर उसके पेंशन जुड़ जाता है और फिर उसको फुल पेंशन मिलने लगता है। अब आता है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी का पेमेंट एम्प्लॉय के क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार दिया जाता है। प्रत्येक क्वालिफाइंग सर्विस के लिए हाफ मंथ का पे दिया जाता है। अगर किसी पेंशनर का कुल क्वालिफाइंग सर्विस 33 साल होता है तो उसे 16.5 महीने का बेसिक प्लस DA दिया जाता है। डेथ केस में और यह जो DCRG का पेमेंट है वह 6 मंथली डिसाइड करते हैं, इसलिए कि मतलब कि अगर कोई आदमी पूरा कंप्लीटेड वर्ष पूरा नहीं करता है, पूरा साल पूरा नहीं करता है, तो उसको 6 महीने के हिसाब से हम लोग पेमेंट करते हैं। 6 महीने का सेंस है, अगर कोई एम्प्लॉय 3 महीना और एबव का सर्विस पूरा किया हो और 9 महीना से कम का सर्विस हो तो उसका सर्विस 6 महीना काउंट किया जाएगा। अगर कोई एम्प्लॉय 9 महीना और एबव किया हो और 1 साल से कम हो तो उसको पूरे साल की सर्विस मानी जाती है। तो इस तरह से हम एम्प्लॉय को कम से कम 6 महीना, अगर वह साल नहीं पूरा करता है, 9 महीना नहीं पूरा करता है, तो कम से कम 6 महीने का ही बेनिफिट उसको मिल सके, इस हिसाब से हम DCRG का पेमेंट करते हैं। अब डेथ केस में जो DCRG का पेमेंट है, DCRG का अधिकतम सीमा 20 लाख रुपया है।
जो 7 पे कमीशन में निर्धारित की गई है। इस डेथ केस में जो डिस्चार्ज का पेमेंट है उसका अलग एक स्लैब के रूप में दिया गया है। इसमें अगर इम्प्लाई का सर्विस 1 साल से कम है तो उसके बेसिक पेंशन का 2 टाइम्स मतलब बेसिक उसके इमोल्यूमेंट से संदर्भ है कि बेसिक प्लस डीए का 2 महीने उसके इमोल्यूमेंट का दो गुना पेमेंट दिया जाता है। अगर मोर देन 5 ईयर हो, अगर मोर देन 1 ईयर और लेस देन 5 ईयर हो तो इम्प्लाई के इमोल्यूमेंट का 6 टाइम्स हम लोग डिस्चार्ज देते हैं। और अगर इम्प्लाई 5 साल से एवब जॉब किया हो और 11 साल से कम हो तो उस परिस्थिति में हम उसे उसके लास्ट इमोल्यूमेंट का 12 गुना डिस्चार्ज पेमेंट करते हैं। अगर इम्प्लाई 11 साल से एवब और 20 साल से नीचे का सर्विस हो तो उसे हम इमोल्यूमेंट का 20 गुना पेमेंट करते हैं। और अगर इम्प्लाई 20 साल से एवब का सर्विस पूरा किया हो तो वैसे परिस्थिति में हम प्रत्येक हाफ ईयर के लिए अभी प्रत्येक हाफ मंथ के लिए उसके सैलरी का हाफ पेमेंट करते हैं। इसका मतलब है कि प्रत्येक साल की सेवा के लिए प्रत्येक साल की सेवा के लिए 1 महीने का एक महीने का इन्वॉल्वमेंट उसे प्रदान करते हैं। अब आता है लीव इन केस में। लीव कर्मचारी के लीव के खाते में कर्मचारी के लीव खाते में जितने भी लीव हैं तो उसका मैक्सिमम सीमा 300 दिन किया गया है। अगर कर्मचारी एल के खाते में एल ए पी 300 दिन अवेलेबल नहीं है तो उसको एल एच ए पी से पूरा किया जाता है। अगर मान लीजिए कि किसी कर्मचारी के खाते में 250 दिन एल ए पी है और एल एच ए पी उसे खाते में 100 दिन है तो हम एल ए पी 250 दिन लेंगे और एल एच ए पी 50 डेज लेंगे। मतलब जो 300 दिन माइनस जो उनके खाते में एल ए पी है उसका जो अंतर है उतना हम एल एच ए पी लेंगे और एल एच ए पी का पेमेंट उसके हाफ के बराबर होता है। मतलब 50% के हिसाब से दिया जाता है। यह मैक्सिमम इसकी सीमा 300 दिन है और इसमें 10 महीने का इमोल्यूमेंट दिया जाता है, 10 मंथ इमोल्यूमेंट। जो 300 को 10 से डिवाइड करके जो निकालेंगे 30 से डिवाइड करके वो निकालेंगे तो 10 महीने का इमोल्यूमेंट दिया जाएगा। अगर एल एच ए पी शामिल है तो एल एच ए पी पीरियड का 50% दिया जाएगा। और जीआईएस का जो पेमेंट है वो निर्धारित टेबल के रेट के हिसाब से फिक्स की जाती है जो टाइम टू टाइम रेलवे द्वारा हर एक साल जारी किया जाता है। उसके अनुसार उसका इवैल्यूएशन किया जाता है
और उसके अनुसार पेमेंट किया जाता है। जॉब में रहते हुए पेमेंट और जॉब मतलब डेथ केस में पेमेंट का जो फैक्टर है वो अलग अलग होता है और उसी के अनुसार उसको पेमेंट दिया जाता है। अब आते हैं हम ईपीपीओ पर। अब हमारे रेलवे में पीपीओ जो है पेंशन पेमेंट ऑथोरिटी, यह रेलवे जारी करती है पेंशन पेमेंट ऑथोरिटी। और यह रेलवे पेंशन का पेमेंट खुद नहीं करती है, यह बैंक को ऑथराइज पब्लिक सेक्टर बैंक को ऑथराइज करती है। पब्लिक इसके लिए हम एम्प्लॉय का एक ऑथोरिटी जारी करते हैं जिसको पेंशन पेमेंट ऑथोरिटी बोलते हैं। इसमें पेंशन का सारा डिटेल्स होता है, नेम, डेजिग्नेशन, क्वालिफाइंग सर्विस, उसका बेसिक पे, उसका पेंशन का वैल्यू, उसके उसका फैमिली डिटेल्स और फैमिली पेंशन किस इन्हांस फैमिली पेंशन का रेट, नॉर्मल फैमिली पेंशन का रेट, डिस्चार्जी और कम्युटेशन का भी विवरण इसमें दिया जाता है। और यह पेंशन सेक्शन के लेखा अधिकारी द्वारा साइन करके, अगर डिवीजन का है तो डिवीजन के अधिकारी उस पर साइन करेंगे, फिर वो हेडक्वार्टर में भेजते हैं। हेडक्वार्टर में उस पर हेडक्वार्टर के जो अधिकारी जो नोमिनेटेड होते हैं अकाउंट्स ऑफिसर पेंशन सेक्शन के, वो उस पर काउंटर साइन करते हैं। फिर इसे इसे कंसर्न बैंक को हर एक बैंक वाइज एक नोडल ब्रांच नोमिनेट किया हुआ है। जैसे हाजीपुर में हर एक जोनल रेलवे के लिए नोमिनेटेड है, और उस रेलवे पर जिस किसी भी डिवीजन, यूनिट या हेडक्वार्टर से जो भी पीपीओ जारी होगा, वो सारा का सारा पीपीओ उस नोडल बैंक को सबमिट किया जाएगा। नोडल ब्रांच उस पीपीओ को सेलेक्ट प्राप्त करती है। प्राप्त करने के बाद उसे हर एक बैंक के लिए क्षेत्रीय वाइज एक सीपीपीसी निर्धारित है, तो सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर बोलते हैं उसको। इस सीपीपीसी को पीपीओ फॉरवर्ड किया जाता है। सीपीपीसी प्राप्त पीपीओ के बेस पर उसका ऑथराइजेशन करता है। ऑथराइजेशन के बाद उसे उसके पेंशनर अकाउंट को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करके उसको ऑथराइज कर देता है पेंशन पेमेंट के लिए, और एक इंटीमेशन देता है ब्रांच जो पेइंग ब्रांच है उसको, कि वहाँ से वह पेंशनर का अंडरटेकिंग ऑनलाइन अपलोड करें। ऑनलाइन अपलोड होने के बाद पेंशनर का पेंशन चालू हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में जो ये प्रक्रिया हम आपको बताया, इस प्रक्रिया में 2 से 2.5 महीने का टाइम लगता है। इस कारण पेंशनर को समय से पेंशन चालू नहीं होता है। इसके लिए रेलवे ने ई-पीपीओ एडॉप्ट किया। ई-पीपीओ एक सॉफ्टवेयर है जो कृषि द्वारा बनाया गया है। इस ई-पीपीओ में इंस्क्रिप्टेड फाइल के रूप में जो रेलवे का पीपीओ है वह कंसर्न बैंक को भेजा जाता है। इसके लिए ई-पीपीओ इसके लिए डिवीजन से शुरू होता है। डिवीजन में जब पेंशनर का एम्प्लॉय का सेटलमेंट होता है, तो सेटलमेंट के दरमियान ई-पीपीओ जनरेट होता है। ई-पीपीओ जनरेट होने के बाद जो कृषि द्वारा जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है उसमें स्वतः ही वह अपीयर होता है। और इसके लिए डिवीजन लेवल पर 2 अधिकारी नॉमिनेटेड होते हैं जो ई-पीपीओ पर डिजिटली साइन करते हैं। डीएससी के थ्रू डिजिटली साइन करते हैं। इसके लिए उनको
अपने पीसी में, कंप्यूटर पर आईपास में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसके लिए उनको डीएससी यूज करना पड़ता है। इससे उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसी में एक क्रिस साइनर यूटिलिटी भी डाउनलोड करनी पड़ती है। इस क्रिस साइनर यूटिलिटी के डाउनलोड करने के साथ ही डिवीजन के जो लेखाधिकारी हैं वह ईपीपीओ पर डिजिटली साइन करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। इसके लिए आईपास पर मॉड्यूल्स दिया हुआ है। आईपास में पेंशन सेक्शन के मॉड्यूल में जाना होता है। पेंशन सेक्शन में ईपीपीओ का मॉड्यूल होता है। ईपीपीओ मॉड्यूल में ईपीपीओ के मॉड्यूल में पहला रहता है जो ईपीपीओ का मॉड्यूल जो क्लियर होता है उसमें पहला है हेडक्वार्टर वेरीफाई। हेडक्वार्टर से वेरीफाई में जो डिवीजन या यूनिट या हेडक्वार्टर में जो सेटलमेंट करते हैं, हेडक्वार्टर में भी जो सेटलमेंट करते हैं उन पर क्लियर होता है यूनिट वेरीफाई। यूनिट वेरीफाई में विजिलेंस क्लियरेंस और अंडरटेकिंग का क्लियरेंस देना होता है। उसमें कंसर्न पेंशन का डिटेल होता है, उसका पीपीओ नंबर होता है, उसका डेट ऑफ रिटायरमेंट होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। और साइड में राइट साइड में टिक का बॉक्स बना होता है जिसमें टिक करना होता है। टिक करके सारे पेंशन को सेव किया जाता है। सेव करने के साथ ही यह फॉरवर्ड होके चला जाता है नेक्स्ट मॉड्यूल में, जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड टू हेडक्वार्टर। फॉरवर्ड टू हेडक्वार्टर में फिर यूनिट और डिवीजन के जो लेखाधिकारी हैं वो फॉरवर्ड टू हेडक्वार्टर ओपन करते हैं। उसमें उनको ऑप्शन दिया जाता है उनको डिजिटली साइन का, और वो केवल पीपीओ पीडीएफ। इसके पहले हम एक चीज़ आपको और बताना चाहेंगे कि जो ई पीपीओ है उसमें 3 फोल्डर होते हैं। पहला है पीपीओ पीडीएफ जो पीपीओ पीडीएफ के रूप में रहता है। दूसरा है एक्सएमएल डाटा। एक्सएमएल डाटा कंसर्न है पेंशनर के सारे इंफॉर्मेशन जो कि उनका है, जैसे उनका नेम, पीएफ नंबर, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट और बेसिक पेंशन और फैमिली पेंशन का डिटेल्स, ये सारा डिटेल्स रहता है एक्सएमएल फाइल। तो एक्सएमएल फाइल हो गया। और तीसरा होता है अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का सेंस है कि पेंशनर से एक ऑथोरिटी ली जाती है जिसके बेस पर बैंक ऑथराइज किया जाता है कि अगर बैंक किसी तरह से भूलवश अगर उसको ओवर पेमेंट करती है तो वह ओवर पेमेंट की रिकवरी करने के लिए वह स्वतंत्र होगा। ये ऑथोरिटी के लिए एक्सप्रेस का एक फॉर्मेट होता है जिस पर पेंशनर द्वारा साइन किया होता है। उस पर कंसर्न पर्सनल ब्रांच या एक्जीक्यूटिव ब्रांच द्वारा साइन और मोहर किया होता है और उसको स्कैन करके ईपीपीओ में समाहित किया हुआ रहता है। इसके बाद हम डिवीजन यूनिट लेवल पर केवल पीडीएफ फाइल पर साइन किया जाता है। कंसर्न अकाउंट्स अधिकारी द्वारा साइन किया जाता है और साइन करके सेव करने के साथ ही और ईपीपीओ वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है और वह हेडक्वार्टर के मॉड्यूल में चला जाता है। हेडक्वार्टर लेवल पर डिवीजन इकाई द्वारा भेजे गए ईपीपीओ को उन पर काउंटर साइन किया जाता है। काउंटर साइन के लिए हेडक्वार्टर के अधिकारी, लेखाधिकारी नोमिनेटेड होते हैं जो पेंशन सेक्शन या दूसरे सेक्शन से भी नोमिनेटेड किए जाते हैं। पेंशन से नोमिनेटेड किए जाते हैं। ये नोमिनेटेड अधिकारी थर्ड मॉड्यूल
जो हेड क्वार्टर वेरीफाई है उसको ओपन करते हैं। उस मॉड्यूल में वो वेरीफाई करते हैं, जिसमें पीडीएफ फाइल जिसमें देखा जाता है कि पीडीएफ फाइल में डिवीजन का साइन है या नहीं। और फिर ये अंडरटेकिंग जो फाइल है उसको ओपन किया जाता है, उसमें भी देखा जाता है कि कंसर्न एग्जीक्यूटिव द्वारा या डिवीजन द्वारा उस पर साइन और मोहर किया हुआ है। ये कन्फर्म होने के बाद हेडक्वार्टर के नॉमिनेटेड लेखा अधिकारी उस पर उसको टिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद उसको सेव करते हैं और उस पर डिजिटली साइन करते हैं। डिजिटली साइन करने के साथ ही वह ईपीपीओ ईपीपीओ अगले मॉड्यूल में ट्रांसफर हो जाता है। अगला मॉड्यूल है ट्रांसफर टू बैंक। ट्रांसफर टू बैंक में जब हम ओपन करते हैं तो मतलब बैंक वाइज एक डाटा एंटर होता है। तो सारे पेंशनर को फिर हम सेलेक्ट करते हैं, एक एक कर सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के साथ उसको फिर एक्सएमएल फाइल पर डिजिटली साइन करना होता है। एक्सएमएल फाइल सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के साथ जैसे ही उस पर डिजिटली साइन करते हैं तो ईपीपीओ डायरेक्टली क्रिस के सर्वर से होते हुए कंसर्न बैंक के सर्वर में ट्रांसमिट हो जाता है। और कंसर्न बैंक के सर्वर में जाने के साथ ही कंसर्न बैंक के सर्वर में जाने के साथ ही बैंक उस पर अपना एक्शन शुरू करते हैं, उस पर ऑथराइजेशन करते हैं और उस पर कार्रवाई करते हुए पेमेंट की व्यवस्था करते हैं। ईपीपीओ के इम्प्लीमेंटेशन से सुविधा ये हुई है कि जो पीपीओ मैनुअली प्रिंट होता था, हेड क्वार्टर के काउंटर साइन, डिवीजन के साइन, हेड क्वार्टर काउंटर साइन के बाद बैंक को सबमिट किया जाता था। बैंक उसे भेजने में करीब 2 से 2.5 महीना लग जाता था और कभी कभी यह 2.5 महीने से ऊपर ही कई महीना पोस्टल डिस्टर्बेंस के कारण कई महीने लग जाते थे। इस कारण पेंशनर को होने वाले असुविधाओं को देखते हुए ईपीपीओ का इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। और इससे इम्प्लीमेंटेशन के साथ ही पेंशनर का पेंशन पेमेंट महीने लगभग महीने भर के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि पेंशन वेरिफिकेशन एक बहुत बड़ा वाइड रेंज का मैटर है। इसमें करीब 15 लाख पेंशनर जिसे बैंक अपने लेवल से पेमेंट कर रही है। इस पेमेंट के दरमियान बहुत सारी लैप्सेस आती हैं, बहुत सारे लूपहोल्स आते हैं जिसके कारण ओवर पेमेंट बैंक द्वारा ओवर पेमेंट किया जाता है और इस तरह से करोड़ों रुपया, रेलवे का करोड़ों रुपया ओवर पेमेंट में फंसा हुआ है। इसके लिए रेलवे के लेवल पर और ईसीआर के लेवल पर सेल का गठन भी किया गया है और इसे कंसर्न बैंक में और कंसर्न सिटी के संबंधित बैंक में और संबंधित सिटी में किसी में अप्लाई किया गया है, जिसका कार्य वहाँ जाकर के डेबिट स्कोर की चेकिंग करना है। डेबिट स्कोर हमारे लिए बेस है। बैंक जब पेमेंट करती है तो पेमेंट के साथ वह डेबिट स्कोर तैयार करती है। डेबिट स्कोर एक पेमेंट का डिटेल्स जो बैंक द्वारा पेंशनर को पेमेंट किया जाता है उसका डिटेल्स है, जिसमें पीपीओ नंबर, अकाउंट नंबर, नाम, उसका बेसिक पेंशन, कम्यूटेशन, मेडिकल अलाउंस, फिक्स मेडिकल अलाउंस और एडिशनल क्वांटम ऑफ
पेंशन जो कि 80 और एवं से पूरा करने के बाद पेंशन को दिए जाते हैं, उसका 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 पेमेंट करता है। तो ये सारे डिटेल्स हमारे डेबिट स्कोर में अपीयर होते हैं, और यह डेबिट स्कोर हमारे प्रत्येक महीने सारे बैंक के सीटीपीसी ब्रांच द्वारा तैयार करके और कंसर्न रेलवे को, मतलब जो उसके जुडिक्शन में आता है, जुडिक्शन का मतलब है, फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जुडिक्शन डेबिट स्कोर का जुडिक्शन क्या होगा? तो जुडिक्शन जैसे ईसीआर का जुडिक्शन पूरे बिहार के सभी बैंक, बिहार में पेमेंट करने, रेलवे पेंशन को पेमेंट करने वाले सभी बैंक ब्रांचेज इस जुडिक्शन में आते हैं, और इनका सारा पेमेंट उसके कंसर्न अलग अलग ब्रांचों द्वारा, जैसे SBI, PNB, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस सारे की अलग अलग सीटीपीसी निर्धारित है। और वह सीटीपीसी जो बिहार में जितने पेंशन ले रहे हैं उसका पेंशन पेमेंट का डिटेल्स तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद वो हेडक्वार्टर हाजीपुर को भेजते हैं, और हाजीपुर में इस डेबिट स्कोर के बेस पर इसकी जांच की जाती है। हमारे यहाँ सारे पेंशनर के लिए एक मास्टर डाटा तैयार किया गया है। आखिर डेबिट स्कोर तो बैंक द्वारा जनरेटेड है, जो हमारे लिए जांच करने के लिए ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि इसकी जांच के लिए हमारे पास अपना ओन सिस्टम होना चाहिए, ओन व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए रेलवे ने पेंशन मास्टर डाटा तैयार किया है। पेंशन मास्टर डाटा पेंशनर का मास्टर डाटा होता है, जिसमें 76 फील्ड, प्रत्येक पेंशनर के लिए 76 फील्ड होते हैं। इस 76 फील्ड में पेंशन की सारी डिटेल्स फीड की जाती है। उसमें पेंशनर का नाम, पेंशनर का अकाउंट नंबर, पेंशनर का सीपीओ नंबर, बेसिक पेंशन, कम्युटेशन, डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स इस डिटेल्स के बेस पर हम बैंक के डेबिट स्कोर की जांच करते हैं। डेबिट स्कोर की जांच करने के दरमियान हम पेंशनर के मास्टर डाटा के डिटेल्स को डेबिट स्कोर में दिए गए डिटेल से मैच करते हैं। मैच करने के दरमियान बहुत सारा इरेगुलरिटी फाइंड आउट होता है, और चूंकि ये मैच करने का जो सिस्टम है, जो रेलवे, मतलब जोनल रेलवे को उपलब्ध नहीं है, यह सिस्टम अर्पण द्वारा मेंटेन किया जाता है। अर्पण जो वेस्टर्न रेलवे के चर्च गेट में इसका सर्वर एस्टेब्लिश किया हुआ है, जिसमें सारे पेंशनर का मास्टर डाटा जो सारे जोनल रेलवे से कलेक्ट किया हुआ है उसको क्लब करके और सारे पेंशनर का मास्टर डाटा तैयार किया हुआ है। और वहाँ सारे बैंक से पेमेंट किए हुए पेंशन पेमेंट किए हुए डेबिट स्कोर को मंथली वहाँ से मंगवाई जाती है, और वहाँ एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है जिससे कंपेयर किया जाता है डेबिट स्कोर में दिए गए डिटेल्स को, और अर्पण पर उपलब्ध मास्टर डाटा को मैच किया जाता है। मैच के दरमियान बहुत सारा इरेगुलरिटी डिटेक्ट होता है। इरेगुलरिटी डिटेक्ट का मतलब है कि जो बैंक द्वारा बहुत सारी गड़बड़ियाँ की जाती हैं, बहुत सारे गलत पेमेंट किए जाते हैं, उसका एक रिपोर्ट जनरेट होता है जिसको एक्सेप्शन रिपोर्ट बोलते हैं। इस एक्सेप्शन रिपोर्ट को अर्पण कंसर्न
रेलवे को भेजती है, कंसर्न रेलवे का पेंशन सेक्शन उस सारे पेंशनर को सेलेक्ट करती है, उसका डिटेल लेती है, डेबिट स्कोर लेती है और कंसर्न ब्रांच में जाकर उसको वेरीफाई करती है और वेरीफाई करने के दरमियान अगर उसमें गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं, अगर ओवर पेमेंट के ज़्यादा किया हुआ है तो उसके लिए बैंक को लेटर लिखा जाता है। बैंक उस लेटर के आधार पर किए गए ओवर पेमेंट का इवैल्यूएशन करती है और इवैल्यूएशन करके उसको मंथली इंस्टॉलमेंट में कंसर्न पेंशनर से उसका रिकवरी करती है। रिकवरी करती है। ये जो इरेगुलरिटीज है या कई संदर्भों में पकड़ में आती है, जैसे रॉन्ग बेसिक पेंशन। कई बार यह देखा जाता है कि पेंशन का बेसिक पेंशन जो उसके पीपीओ के अकॉर्डिंग होना चाहिए वो न होकर के उससे हायर साइड में बैंक द्वारा पेमेंट किया जाता है। यह बैंक के लोकल लापरवाही से बैंक द्वारा लोकल लापरवाही से वहाँ के स्टाफ के नेग्लिजेंस से या गलत फिक्सेशन के कारण इसका निर्धारण तो जो सिस्टम में फिट किया जाता है तो गलत बेसिक पेंशन फिट करने के कारण एक इरेक्टिंग मतलब ओवर पेमेंट भी होता है और इस कारण रेलवे का एक बड़ा रेवेन्यू लॉस है। इसके अलावे इन्हांस फैमिली पेंशन जो पेंशनर के 50% इक्विवेलेंट है उसका एक स्पेसिफाइड पीरियड तो 50 साल जो आपको पहले हमने बता चुका है तो अगर इम्प्लाई डेथ होता है तो 10 साल और इम्प्लाई अगर रिटायर्ड होकर डेथ होता है तो उसके 67वें साल तक पेमेंट किया जाता है। 67वें साल तक पेमेंट किया जाता है तो उस निर्धारित बैंक द्वारा इस स्थिति में मतलब जो उसका निर्धारित डेट है उसके बियॉन्ड भी इन्हांस फैमिली पेंशन के रेट से पेमेंट करती है जिसके कारण रेलवे का बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होता है। इसके अलावे बैंक द्वारा डीए रेट जो निर्धारित की जाती है उसमें भी गड़बड़ियाँ पाई गई है। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पाई गई है वो ये है कि बैंक में पोस्ट पेंशनर जिसका बेसिक पेंशन उसे निर्धारित नहीं करना था उसको भी 2.57 से रिवाइज कर दिया और उस पेंशन के अगेंस्ट में पुराने डियरनेस रिलीफ रेट जो होते हैं पुराने रेट जो 129% के हिसाब से उसको ओवर पेमेंट किया जाता है। ये बहुत हाई लेवल का लैप्सेस था जिसके लिए लेटर लिखे गए और कंसर्न बैंक द्वारा इस संदर्भ में कार्रवाई करते हुए उसकी रिकवरी भी प्रारंभ कर दी गई। अगला लैप्सेस है इरेगुलरिटी जो है वो फिक्स मेडिकल अलाउंस का है। फिक्स मेडिकल अलाउंस से कंसर्न है कि प्रत्येक पेंशनर को 2 ऑप्शन मिलता है या तो वो आउटडोर की सेवा ले या फिक्स मेडिकल अलाउंस जो करेंट रेट अभी 1000 पर मंथ के हिसाब से है पेमेंट की सुविधा में। तो जो आदमी फिक्स मेडिकल अलाउंस की सुविधा लेते हैं उन्हें आउटडोर मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है। आउटडोर मेडिकल फैसिलिटी का संदर्भ है कि पेंशनर रेलवे किसी भी रेलवे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाता है दवा लेता है और चला आता है वहाँ एडमिट नहीं होता है वो दवा लेकर के दिखा करके डॉक्टर को दवा लेकर के चला आता है इसको बोलते हैं आउटडोर फैसिलिटी।
और इसके बदले दी जाती है फिक्स मेडिकल अलाउंस। तो फिक्स मेडिकल अलाउंस के लिए पेंशनर को ऑप्ट करना पड़ता है कि उसे आउटडोर की फैसिलिटी चाहिए या फिक्स मेडिकल अलाउंस चाहिए। अगर उसे फिक्स मेडिकल अलाउंस का ऑप्शन दिया है तो यह उसके पीपीओ में दर्ज होता है, जिसके बेस पर बैंक उसको पर मंथ 1000 रुपये के हिसाब से रेट से पेमेंट करती है। बहुत सारी बैंकों के स्पोर्ट वेरिफिकेशन के चेकिंग के दरमियान इस तरह की इरेगुलरिटी पकड़ने जो जिनके पीपीओ में फिक्स मेडिकल अलाउंस का जैसे इंडोर्समेंट नहीं है, इसके बावजूद भी वो फिक्स मेडिकल अलाउंस का पेमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं। यह ओवर पेमेंट का मामला बनता है और उसकी रिकवरी बैंक द्वारा मतलब रेलवे के पॉइंट आउट करने के बाद रेलवे द्वारा उसका ओवर पेमेंट का इवैल्यूएशन किया जाता है और उसके पेमेंट से रेगुलर इंस्टॉलमेंट के रूप में उसकी रिकवरी सुनिश्चित की। अब आती है एनपीएस स्टाफ को पेंशन। एनपीएस स्टाफ डेथ केस में एनपीएस स्टाफ के फैमिली मेंबर को फैमिली पेंशन प्रदान किया जाता है, जो नॉर्मल फैमिली पेंशन के नॉर्म्स पर ही डिसाइड होता है। जो नॉर्मल फैमिली पेंशन को जो दिया जाता है वो एनपीएस स्टाफ के डेथ होने पर उसके फैमिली को फैमिली पेंशन दिया जाता है। यह फैमिली पेंशन नॉर्मल फैमिली या तो नॉर्मल फैमिली पेंशन हो सकता है या इनहांस फैमिली पेंशन होता है। तो यह पेंशन पेमेंट का सिस्टम ये रेलवे खुद मैनेज करती है और रेलवे एनपीएस स्टाफ के फैमिली पेंशन को जिस तरह से हम लोग सैलरी का पेमेंट करते हैं उसी तरह से पर मंथ एनपीएस सेक्शन द्वारा इसको पेंशन पेमेंट की जाती है। एनपीएस के फैमिली पेंशन स्टार्ट करने से पूर्व एनपीएस सेक्शन द्वारा उसके जारी किए हुए पीपीओ को वेरिफिकेशन के लिए बैंक भेजती है, जिस पर बैंक उसको सर्टिफाई करके उसे वापस करती है कि हाँ ये पेंशनर एक जेन्युइन है, इसका अकाउंट सही है और यह इसी ब्रांच के पेंशनर है, इसी ब्रांच का कस्टमर है। और उस पीपीओ पर स्पष्ट रूप से लिखा होता है नॉट फॉर पेमेंट। इसके बावजूद भी कुछ मामले में बैंक द्वारा कंसर्न पेंशनर को पेमेंट चालू कर दिया गया है, जो एक बहुत ही ग्रेट लैप्सेस है और बहुत ही ऑब्वियसली मैटर है। इस मैटर को उठाया भी गया है कंसर्न बैंक के साथ और इस तरह के मामले को पॉइंट आउट करके हम लोगों ने कंसर्न बैंक को इवैल्यूएशन के लिए लिखा है और इवैल्यूएशन के साथ उसकी रिकवरी सुनिश्चित करने के लिए अब आगे आता है इसके अलावे डेथ केसेस, कुछ बहुत जो पुरानी डेथ केसेस हैं जो बैंक के कंप्यूटराइजेशन से पहले का पीरियड का था, जिसमें डेथ हो जाने के बाद पेंशनर का अकाउंट डॉर्मेंट हो जाता था और पेंशनर के साइड से कोई भी इंफॉर्मेशन डेथ का बैंक को नहीं दिया जाता था। इससे तो अर्लियर पीरियड में लाइफ सर्टिफिकेट जो साल के नवंबर महीने में कलेक्ट किया जाता है उसकी बाध्यता नहीं थी। इस कारण बैंक द्वारा पेंशनर के डेथ होने के इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं करने के कारण कंटिन्यू उसके अकाउंट में पेंशन का पेमेंट किया जाता रहा, जिसके कारण उसके अकाउंट में एक ह्यूज अमाउंट जमा हो जाती है। इस तरह के मामले हम सीबीआई
छपरा ब्रांच के चेकिंग के दरमियान हमने पकड़ा था, एक मुजफ्फरपुर में पकड़ा था, जिसमें एक ब्रांच से 10 लाख, एक ब्रांच से 11 लाख, इस तरह से ह्यूज अमाउंट पकड़ में आया। अभी करेंट पीरियड में ऐसे बहुत सारे पेमेंट है जो ऑलरेडी हम बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं, और उनका जो डॉक्यूमेंट्स है, जो उनका पीपीओ है, चूँकि काफ़ी लंबा समय हो गया है, वो बैंक द्वारा रिटेन नहीं करने के कारण उसको पकड़ना मुश्किल है। इस मैटर पर हमको पॉइंट आउट करना जरूरी है। इसके लिए विशेषज्ञ अभियान की जरूरत है, और अभियान चला करके इसको रिकवरी सुनिश्चित करने की जरूरत है। अगला आइटम है पेंशन। अगला आइटम रेलवे पेंशन के अलावा बैंक में दूसरे डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के स्टाफ का पेमेंट भी बैंक करती है। इस पेमेंट के दरमियान बहुत सारे मामले इस तरह से पकड़ में आए हैं कि बैंक दूसरे डिपार्टमेंट के डेबिट जो उस कंसर्न डिपार्टमेंट को होना चाहिए था, वो बैंक बाय मिस्टेक रेलवे पर चार्ज कर रही है, और यह जो पेमेंट है, यह जो डेबिट है, वो बिगिनिंग ऑफ द पेंशनर्स, बिगिनिंग ऑफ द पेंशनर ऑफ अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रेलवे पर चार्ज किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा लॉसेस है, इसमें ह्यूज रेलवे रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। इसके लिए बहुत सारे मामले पकड़ में आ रहे हैं हेडक्वार्टर लेवल पर, और इसके लिए ने बैंक को लेटर भी लिखा है। बैंक ने कुछ मामले में उसका इवेल्युएशन किया है, उसकी रिकवरी सुनिश्चित की है, और यह कंसर्न डिपार्टमेंट से अमाउंट रिकवर करके रेलवे के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। और कुछ पूछना चाहेंगे? Candidates, if you can ask any question, any doubts you have. We have 10 minutes. हेलो, हाँ, कुछ पूछना चाहेंगे? देखिए, इनहांस फैमिली पेंशन क्या है कि यह, हाँ, इनहांस फैमिली पेंशन के बारे में बता रहे हैं। इनहांस फैमिली पेंशन जो है, हाँ, वही मैं इनहांस पेंशन की बात कर रहा हूँ ना। हाँ, इनहांस फैमिली पेंशन की बात कर रहे हैं कि डेथ केस में जब इम्प्लॉय क्या है, इम्प्लॉय के डेथ के बाद फैमिली को हम दो तरह के पेंशन देते हैं। एक ही इनहांस फैमिली पेंशन, एक नॉर्मल फैमिली पेंशन। इनहांस फैमिली पेंशन जो इक्विवेलेंट टू पेंशन के बराबर होता है, जो इम्प्लॉय को दिया जाता है, और यह उसके बेसिक के 50% इक्विवेलेंट होता है। और इसके बाद हम नॉर्मल फैमिली तो यह डेथ केस में 10 साल तक इसको दिया जाता है, मतलब उसके डेथ से 10 साल तक इनहांस फैमिली पेंशन दिया जाता है। और अगर इम्प्लॉय रिटायरमेंट के बाद डेथ करता है, तो इम्प्लॉय के 67वें साल तक, या फिर रिटायरमेंट के उसके डेथ से 7 साल बीच इवर्ज अर्लियर होगा, उस तिथि तक देते हैं। यह इनहांस फैमिली पेंशन होगा। और कुछ